तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला फैक्टर हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, ये बात हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। उसके अनुसार हमारे पास किसी भी एक केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। अब इस बात को अप्लाई करते हैं हम। देखिए, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ए है जिससे प्रोडक्ट बी फॉर्म हो रहा है। अब आप ये बात जानते हैं कि इनिशियली हमारे पास ए का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। मान लीजिए 100 मोल्स हैं ए के हमारे पास, और प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म ही नहीं हुआ होगा क्योंकि टाइम 0 पर तो रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई। और मान लीजिए t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर ए के हमारे पास रह जाते हैं 90 मोल्स और बी के फॉर्म हो जा रहे हैं 10 मोल्स, टोटल 100 हैं। इसी तरीके से टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पर ए के रह जाते हैं 80 मोल्स और ये फॉर्म हो जाते हैं हमारे पास 20 मोल्स। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। और अभी हमने बात की कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी एक केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के। अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, यानी रिएक्शन का रेट भी टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और वही बात हमने यहाँ पर लिखी है, वी नो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन that rate is proportional to concentration of reactants, so rate of reaction decreases with passage of time। क्लियर हुआ आपको पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। देखिए, हमारे पास कोई भी एक मीडियम है, हम बोल रहे हैं कि उस मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे वो इजीली डिसोशिएट हो जाएगा। जो आयंस हैं उसमें इजीली हमारे पास हमें मिल जाएंगे। तो क्लियर सी बात है कि अगर हमारे पास एक मीडियम जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है वहाँ पर हमारे पास आयंस इजीली घुल जा रहे हैं, तो हमारे पास जो आयनिक रिएक्शंस होंगी उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बोलें कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, यानी उसमें इलेक्ट्रोलाइट डिफ़िकल्टी से डिसोशिएट हो रहा है, आयंस काफ़ी कठिनता से घुल रहे हैं, तो वहाँ पर आयनिक रिएक्शंस का जो रेट क्या होगा वो कम होगा। यही बात यहाँ पर समझाई है हमने। मोर इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शंस। आपके पास दो मीडियम दे दे और उनके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपको बता दे और पूछे कि किस में आयनिक रिएक्शंस का रेट ज़्यादा होगा, तो आप इसके बेस पर अब इजीली आंसर कर देंगे। और ये डियर हमारे पास दो ग्राफ्स हैं जो कि फर्स्ट फैक्टर से रिलेटेड हैं। जब आप फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे तो उसके नीचे इन्हें बनाइएगा। देखिए, आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। देखिए, हमने देखा कि टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है रिएक्टेंट्स की। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम जब हमने प्लॉट किया रिएक्टेंट्स के फॉर्म में, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। देखिए, जब कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम को हमने प्लॉट किया प्रोडक्ट्स के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जो प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, जो कि हमने आपको यहाँ भी बताया है। क्लियर हुआ आपको ये सेकंड फैक्टर भी? तो आप इतना नोट करें। देन हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है। चलिए, नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, शुरुआती दिनों में होता क्या था कि अगर हमें
टेम्परेचर का इफेक्ट देखना हो रिएक्शन के रेट पर तो वो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की फॉर्म में देखा करते थे। और टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, बेसिकली हमारे पास जो रेट होता है रिएक्शन का उसका रेशियो होता है। और रेशियो ऑब्वियस सी बात है दो चीज़ों का ही होगा। और ये किन किन चलिए नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए शुरुआत के दिनों में अगर हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना हो रिएक्शन के रेट पर तो वो हम देखा करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के बेस पर। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास रिएक्शन रेट का रेशियो होता है दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर। और इन दो अलग अलग टेम्परेचर्स के बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरा 35 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस का होगा। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। In the early days, the effect of temperature on reaction rate was expressed in terms of temperature coefficient, which was defined as the ratio of rate of reaction at two different temperatures, differing by 10 degrees Celsius. Usually these temperatures were taken as 25 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. Temperature coefficient है, यह पूरा लिखिएगा। ये हो गया देखिए रेशियो हमारे पास रिएक्शन रेट का टेम्परेचर टी पर, और ये हो गया +10 यानी उससे 10 ज़्यादा पर। अब देखिए ये ऑलमोस्ट 2 से 3 के बीच में रहता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए। सभी रिएक्शंस के लिए मैं नहीं बोल रहा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है ये ज़्यादा होगा इस वाले पोर्शन से, यानी जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से। यानी एक ऑब्जर्वेशन यहाँ हम और कर सकते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट बढ़ रहा होगा। क्लियरली न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तभी तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 आ रहा है। जैसे मान लीजिए 4/2, तो हमारे पास जब डिनोमिनेटर ज़्यादा हुआ न्यूमरेटर से तभी तो ये ग्रेटर देन 1 आया। वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। एक ये एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे, K2/K1 टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 10। आपको मल्टीपल चॉइस में देखकर ये पूछ सकता है, अदरवाइज आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए मैंने ये बात बोली थी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑलमोस्ट 2 से 3 के बीच में होता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए। तो सर क्या कोई ऐसी रिएक्शन भी है जहाँ पर ये 2 से 3 के बीच में नहीं है, यानी ये लेस देन 1 हो? तो यस डियर, ऐसी रिएक्शन भी है। कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसी भी हैं जहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें कम देखने को मिला है, यानी लेस देन यूनिटी देखने को मिला है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट लेस देन यूनिटी कब होगा? जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा होगा न्यूमरेटर से, जैसे कि 1/10 यानी ये आ गया 0.1 लेस देन 1 है, यानी डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा न्यूमरेटर से, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेट कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो 10 ज़्यादा है ना टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर के बढ़ने पर कम होगा, यानी निचले वाला ज़्यादा होगा, तभी तो वो लेस देन यूनिटी आया। तो यानी ये हमेशा ऐसा नहीं है, यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। फॉर सम रिएक्शंस टेम्परेचर कोफिशिएंट इज आल्सो फाउंड टू बी लेस देन यूनिटी। एग्जाम्पल के लिए आप इस रिएक्शन का दे सकते हैं 2NO + O2 से 2NO2। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल से यहाँ पर बताया। यानी जो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का मेथड है ये एग्जैक्ट नहीं है। कुछ रिएक्शन के लिए तो हमारे पास से ग्रेटर देन 1 आ रहा है और कुछ रिएक्शन के लिए ये लेस देन 1 आ रहा है। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक सी हो गई, यही बात यहाँ पर मेंशन की है। मेथड ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट वाज नॉट एग्जैक्ट, इट इज जस्ट ए जनरलाइज्ड वे टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन।
ये हो गई बात हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। देखिए डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कितने नंबर में पूछ रहा है। 3 से 4 में है तो वो आगे चलकर जब हम आर्हेनियस थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहाँ आपको वो भी एक्सप्लेन करना होगा इनके साथ साथ। तो चलिए आप इतना नोट करें, देन हम बढ़ते हैं अगले फैक्टर्स पर जो कि एक केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी वो गैसियस फेज में है, लिक्विड फेज में है या फिर सॉलिड फेज में है। देखिए जब वो गैसियस स्टेट में होंगे तो उनका रेट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू जब वो लिक्विड स्टेट में होंगे, और लिक्विड स्टेट में ज़्यादा रेट होगा एज़ कंपेयर टू जब रिएक्टेंट्स हमारे पास सॉलिड स्टेट में होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गैसियस स्टेट में हमारे पास मॉलिक्यूल्स के पास फ्रीडम होती है, वहाँ पर वो बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। Decreasing order of rate of reaction because collisions in homogeneous system are more effective than heterogeneous system। homogeneous system पता है ना कि पूरे सिस्टम के अंदर एक जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म रहे। जैसे कि आप शुगर वाटर ले रहे हैं तो उसके अंदर आपने एक गिलास लिया, अगर आप उसी गिलास को हाफ करके एक दूसरे गिलास में ले, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पास पहले वाला ज़्यादा मीठा होगा दूसरे वाला कम मीठा होगा, नहीं ना, मिठास तो दोनों में सेम रहने वाली है। यानी मिठास हमारे पास वो प्रॉपर्टी होगी जो यूनिफॉर्म है पूरे सिस्टम में, यानी वो हो गया एक होमोजीनियस सिस्टम। क्लियर हुआ? अब हमारे पास सेकंड हो गया फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि जितना हमारे पास पार्टिकल का साइज स्मॉल होगा उतना ही हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास रेट होगा। इससे आप रिलेट कर सकते हैं पहले वाले से भी कि हमारे पास स्मॉल होगा तो कोलिजन अच्छे से होगा, इफेक्टिव होगा तो हमारे पास रेट बढ़ेगा। कोलिजन से रेट का बढ़ने का आप समझ सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। देखिए हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। अब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है। अब रिएक्टेंट्स की अपने आप में कुछ एनर्जी तो होती ही है, अब उन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमारे पास एनर्जी चाहिए होती है कि वो बैरियर को क्रॉस कर सकें, यानी वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो सके। तो जो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स को चाहिए होती है प्रोडक्ट में फॉर्म होने के लिए, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहा करते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी तरीके से हम दे सकते हैं। मान लो हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जिससे रिएक्टेंट्स के मोल में मॉलिक्यूल्स में कोलिजन इफेक्टिव हुए, उनकी एनर्जी बढ़ी और वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर गए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो उस चीज़ से यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। थर्ड है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ये सेकंड में यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, एज वी डिक्रीज द पार्टिकल साइज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज सिंस सरफेस एरिया इंक्रीजेज। थर्ड है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए अगर हमें ज़्यादा बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ रहा है तो रेट कम होगा या ज़्यादा? सिंपल सी बात है, ज़्यादा बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो होगा ही होगा। इसको कॉन्सेप्ट को हम रिलेट कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ से। जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा टाइम उसे तोड़ने में लगेगा, यानी उतना ही स्लो होगा हमारे पास रिएक्शन का रेट। वही बात यहाँ पर मेंशन की है, इफ़ मोर बॉन्ड्स आर टू बी ब्रोकन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो, सिमिलरली बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। तो ये हमारे पास बात हो गई अच्छे से इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें मेंशन करके आनी है। फिफ्थ और सिक्स्थ एक तरीके से बन सकता है फैक्टर, जस्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस और लाइट में याद रखना है कि जो रेडिएशंस हैं वो यूज़फुल होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपको याद रखना है कि प्रेशर इंपॉर्टेंट फैक्टर है गैसियस रिएक्शन के लिए, बस इसमें आप याद रखना। लाइट, फोटो, इससे याद रखना।
कि रेडिएशंस इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, प्रेशर इंपॉर्टेंट है गैसियस रिएक्शन के लिए। तो आप इतना नोट करें, देन हम रिमेनिंग फैक्टर्स को देखते हैं। तो चलिए 7th फैक्टर हम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। देखिए कैटालिस्ट हम यहाँ पर 2 टाइप्स के देखेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट। जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और जब अभी हम समझ कर आए हैं कि कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स में फॉर्म होंगे, यानी हमारे पास पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। जितना लो होगा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, उतने ज़्यादा रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स में फॉर्म करेंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव कैटालिस्ट हो जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर दे, तो हमारे पास कम नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे जो कि प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो रहे होंगे, यानी रिएक्शन का रेट कम होगा नेगेटिव कैटालिस्ट की वजह से। यही बातें हमने यहाँ पर मेंशन की है। Presence of positive catalyst lower down the activation energy, hence increases the rate of the reaction. Presence of negative catalyst increases activation energy, hence decreases the rate of reaction. आगे चलकर ये बात हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर द टाइमिंग आप इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट आपको फैक्टर डालकर आना है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच एसिडिक होगा या बेसिक होगा, आपको ये रिएक्शन मेंशन करनी है। और इस रिएक्शन की खास बात ये है कि ये हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा रेट में होता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन हमारे पास नहीं होती है। तो ये डियर हमारे पास कुछ फैक्टर्स हो गए जो कि एक केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट किया करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप फैक्टर्स बताइए जो कि एक केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, तो आप इन सब को एक्सप्लेन करके आइएगा। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।